नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों के लिए हम देख रहे थे शैक्षिक परिदृश्य। क्लास नंबर 6 आज हमारी रहेगी, जिसके अंदर शैक्षिक परिदृश्य का जो चौथा टॉपिक है हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इतना ही कहना चाहता हूं, नीचे लिखा हुआ है, बस इतना याद कर लो। इतना अगर जो ये 6 क्लास में लेकर आया हूं शैक्षिक परिदृश्य की, ये 6 क्लास आपने देख ली, इन नोट्सों को आपने पढ़ लिया, तो मानकर चलो इनसे बाहर आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको लंबी लंबी क्लासें मिलती है, टाइम खराब होता है। उससे अच्छा है कि जो शॉर्ट एंड स्वीट जो टॉप के नोट्स है उनका अध्ययन करें। ये नोट्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में राजस्थान जीके का जो दिया गया फोल्डर, उसी में आपको ये नोट्स है वो मिल जाएंगे। रही बात, अगर आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जिस पर जाकर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आज की जो ये क्लास है हमारी, इसके अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको एक शॉर्ट थ्योरी के अंदर आपको समझाया गया। आपको थ्योरी को ध्यान से पढ़ना है, बेसिक लैंग्वेज है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्लास को। जैसे जैसे ये चीज है इसको आपको पढ़ते जाना है, और जैसे जैसे आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे आपको आसानी से ये चीज है वो समझ में आती जाएगी। दोस्तों, तो चलिए, नई शिक्षा नीति का मसौदा सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक व पूर्व इसरो प्रमुख और पद्म भूषण प्राप्त डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में वर्ष 2017 में गठित समिति, एक अध्यक्ष और 8 उसके अंदर अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन। दोस्तों, 2017 के अंदर ये कमेटी है, ये समिति है जो गठित की गई, जिसने 31 मई 2019 को तैयार कर, जो मसौदा है वो तैयार कर केंद्र सरकार को सौंप दिया था। दोस्तों, तो पहली लाइन से क्वेश्चन बन रहा है वो ये बन रहा है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष सहित उसमें कुल कितने सदस्य थे, और समिति ने अपना जो मसौदा है वो केंद्र सरकार को कब सौंपा। ये 3 क्वेश्चन है जो आपके सामने। आगे देखिए, सरकार ने इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले 30 जून 2019, 30 जून यानी एक महीने बाद, 31 मई 2019 को सौंपी, 30 जून 2019 को आम जनता से इस संबंध में सुझाव मांगे थे, और लाखों सुझावों एवं नीति प्रारूप पर समीक्षा कर केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को इस नवीन प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी। केंद्रीय कैबिनेट ने इसको जो मंजूरी दी है वो 29 जुलाई 2020 को दी है, यानी कि इसके बाद ये नई शिक्षा नीति है जो हमारे यहां पे लागू हो गई। दोस्तों, 34 वर्ष के उपरांत भारत में नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप अस्तित्व में आया। 34 वर्ष के बाद भारत के अंदर नई शिक्षा नीति है वो अपनाई गई है। इससे पहले कब अपनाई गई थी? 1986 के अंदर। आया कुछ समझ में? तो ये जो थ्योरी है इसको आप आसानी से पढ़िए आराम से, बाकी नोट्सों में पढ़ सकते हैं। जो साथी नोट्स नहीं है, अपने हैंड राइटिंग नोट्स बना रहे हैं, वो आसानी से इस चीज को लिख सकते हैं क्लास को देखते हुए। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। तो ये 34 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति 2020 में आई। पिछली शिक्षा नीति 3 दशक पहले 1986 में आई थी, जिसमें 1992 में आंशिक संशोधन किया गया था। दोस्तों, जिसमें क्या किया गया? जिसमें क्या आंशिक संशोधन किया गया था। तो देश की पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी थी, 1986 में आई थी। इससे पहले जो 1920 में आई है, इससे पहले 1986 में आई थी। और जो पहली शिक्षा नीति है वो कब बनी थी? 1968 के अंदर हमारे देश की बनी थी। याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी है कि 1986 में जो शिक्षा नीति आई उसके अंदर जो संशोधन किया गया वो 1992 के अंदर किया गया। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 व 1986 के बाद देश की तीसरी शिक्षा नीति है। दोस्तों, कौन सी है ये? तीसरी शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO, नाम सुना है आपने इसका, के द्वारा वर्ष 2017-18 में जारी आंकड़ों के अनुसार
के अनुसार 6 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 3.22 करोड़ बच्चे अभी ड्रॉप आउट होकर विद्यालय की पहुंच से दूर है। एनोससो ने 2017-18 में एक आंकड़ा जारी किया जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 17 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनकी संख्या है 3.22 करोड़। वो क्या है, स्कूल छोड़ यानी स्कूल से दूर है, ड्रॉप आउट कर चुके हैं स्कूलों को, जिन्हें यथासंभव शिक्षा प्रणाली से वापस जोड़कर 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। किसके अंदर? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत दोस्तों। आ गया समझ में ये चीज? आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। और यानी कि जो बेसिक जानकारी है ना वहीं से क्वेश्चन उठ कर आना है इस बार, ये याद रखना आपको। 6ठी से 8वीं कक्षा तक GR 90.9 है, जबकि 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के लिए यह क्रमशः 90.3 और 11वीं से 12वीं के लिए तो बहुत कम है, 56.5 हो जाता है दोस्तों। समझ गए यहां से? अब देखिए इस शिक्षा नीति के तहत इसके लिए 2 पहल की जाएगी। पहली, प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढांचा है वो प्रदान करना। 2 पहल होगी नई शिक्षा नीति के तहत जिससे ड्रॉप आउट बहुत कम हो, उच्च शिक्षा सभी प्राप्त करे, सभी जो छात्र है वो। तो पहली तो होगी कि प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढांचा है वो प्रदान किया जाए। दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी कि स्कूलों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनकी ट्रैकिंग की जाए दोस्तों। ये 2 पहल है इस शिक्षा नीति के तहत की जानी है दोस्तों। इसमें स्कूल पूर्व, स्कूल और उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक और शिक्षक प्रशिक्षण तथा उससे संबंधित नियम भी सम्मिलित किए गए। एक व्यावसायिक है, स्कूल पूर्व, स्कूल उच्च शिक्षा, इसके अलावा शिक्षण प्रशिक्षण या शिक्षकों के लिए इसमें क्या है वो सब कुछ हम आगे एक फोल्डर बनाकर इसका अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा, उच्च शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को भी इसके दायरे में लाया जाएगा दोस्तों। समझ गए? ये एक आपके सामने मैंने एक प्रारूप है जो रख दिया है कि हमें नई शिक्षा नीति है 2020, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। अब चलिए सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप में शिक्षण व्यवस्था को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। भाग प्रथम में है स्कूल शिक्षा, भाग 2 में है उच्चतर शिक्षा विभाग, भाग 3 में है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दा और भाग 4 में है क्रियान्वयन की रणनीति। इन 4 भागों के अंदर जो नई शिक्षा नीति है इसकी शिक्षण व्यवस्था को बांटा गया है दोस्तों। देखिए, भाग 1 स्कूल शिक्षा में 8 अध्याय, भाग 2 उच्चतर शिक्षा में 11 अध्याय है, भाग 3 अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दों में 5 अध्याय है और भाग 4 क्रियान्वयन की रणनीति में 3 अध्याय शामिल है। यहां से कोई डाउट नहीं है, अगर क्वेश्चन बनकर आएगा आपके सामने, अगर कठिन क्वेश्चन बनता है तो वो इस प्रकार बनेगा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार भाग 1 की स्कूल शिक्षा में कितने अध्याय, या भाग 2 की उच्चतर शिक्षा में कितने अध्याय, या भाग 3 की अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दों में कितने अध्याय, या भाग 4 के क्रियान्वयन की जो रणनीति है उसमें कितने अध्याय। तो ये चीज चारों जो भाग है उसमें कितने कितने अध्याय है सम्मिलित किए गए हैं वो आपको याद यहां से रखने हैं दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति की गणना के मुताबिक वर्तमान में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.43% ही खर्च किया जा रहा है। भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका लगभग 4%, और पूरी बात करें तो 4.43% ही हम खर्च कर रहे हैं। अब देखिए शिक्षा नीति क्या कहती है। नीति अगले 10 वर्षों में शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर 20% तक पहुंचाने की उम्मीद रखती है। 2020 में आई और 2030 तक ये कहती है शिक्षा नीति कि जो खर्च है सकल घरेलू उत्पाद का उसको 4% से बढ़ाकर 20% कीजिए दोस्तों। अब शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा। वर्तमान में 6% किया जा रहा है, जैसे अगला बजट आया उसमें 6% किस पर कर दिया, शिक्षा पर खर्च कर दिया। 2030 तक प्री प्राइमरी से उच्च माध्यमिक तक 100%,
तथा उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने का भी लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। यह भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए हो सकती है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे चलिए मित्रों, अब यहां से जो जो बदलाव हुए ना वो सब दे देंगे हम। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले हम पढ़ते थे ना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब उसका नाम बदल दिया गया, अब उसका नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय दोस्तों। अब देखिए यहां से, तो 1985 से पहले यानी 1947 से 1985 की जो अवधि है, ये मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ही था, जिसे 1985 में बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था। भारत आजाद हुआ उससे लेकर 1985 तक शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। 1985 से लेकर 2020 तक इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना गया, और अब वर्तमान में हम इसको किस नाम से जानते हैं? शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं दोस्तों। भारत देश के प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री नरसिम्हा राव थे। प्रथम महिला मानव संसाधन विकास मंत्री है वो स्मृति ईरानी थी। तो RT 2009 लागू होने के समय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल थे, जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय करने के बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल है, 2020 थे। तो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, जो 7 जुलाई 2021 से अब तक है दोस्तों। यहां से एक ही ये मैं लाइन लेकर आया हूं, एक ही कथन लेकर आया हूं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। आप आराम से समझ सकते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत के प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री थे नरसिम्हा राव। प्रथम महिला मानव संसाधन विकास मंत्री बनी स्मृति ईरानी। RT जब लागू हुआ 2009 में, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थे कपिल सिब्बल। अब बात करते हैं हम कि जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम हमने शिक्षा मंत्रालय 2020 में किया, तब शिक्षा मंत्री बने हमारे, वो बने रमेश पोखरियाल, और वर्तमान में है धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों। आ गया समझ में? आगे चलिए मित्रों, एक एक चीज आपकी यहां से तैयार होती जाएगी। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरे करने का प्रयास किया गया है। जैसे 1992 के अंदर इसमें संशोधन किया गया कि पिछली नीति के बाद एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का रहा। RT 2009 रहा सबसे बड़ा कदम शिक्षा नीति के बाद, 1986 के बाद। अब देखिए, जिसमें सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाया गया दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यहां से समझना एक चीज है, यह क्वेश्चन बन सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC 1956 में जो बना, एवं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE 1995 में समाप्त होगी, और इनके स्थान पर राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामकी आयोग होगा। UGC NCT दोनों को मिलाकर एक आयोग बनाया गया है, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामकी आयोग दोस्तों। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रह सकता है। अब चलिए मित्रों आगे। मित्रों क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बता दीजिए। यहां पर क्या लिखा हुआ? नई शिक्षा नीति 2020 प्रमुख प्रावधान। जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें जो फॉर्मूला, हमारे फॉर्मूला क्या चलता था इतने दिन? 10th + 2, यही चीज पढ़ते हैं ना हम। अब इस फॉर्मूले को बदल दिया गया है इस फॉर्मूले में, 5 + 3 + 3 + 4 फॉर्मूला, 5 + 3 + 3 + 4 का फॉर्मूला दोस्तों। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10th + 2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5 + 3 + 3 + 4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है दोस्तों। अब देखिए, जो ये फॉर्मूला बना है 5 + 3 + 3 + 4 का, इसमें कैसे होगा? तो स्कूली शिक्षा में सुधार, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नया फॉर्मेट, ये दिया रहा आपके सामने, ये देखिए, है ना, 5 3 3 4। देखिए पहला जो 5 है उसके अंदर फाउंडेशन स्टेज चरण होगा, फाउंडेशन स्टेज, दोनों चरण होंगे फाउंडेशन स्टेज, समझ गए? 3 से 6 वर्ष और 6 से 8 वर्ष। 3 से 6 वर्ष होगा वो होगा आंगनवाड़ी, कक्षा स्तर क्या होगा? आंगनवाड़ी।
और 6 से 8 वर्ष का होगा वो होगा नर्सरी यानी प्री प्राइमरी। 8 वर्ष का बालक ये मानकर चलिए दूसरी कक्षा में पहुंचेगा। जो पहले भी 6 वर्ष का बच्चा है, कक्षा पहली में एडमिशन लेता था, तो 6 से 7 एक और 7 से 8 दूसरी क्लास में ही पहुंचता था। अगला 3 है ना, इसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। 8 से 11 वर्ष आयु रखी गई है और कक्षा 3 से 5 के लिए रहेगी। समझ गए। अगला जो तीसरा है, अगला नया फॉर्मेट 3 है, उसमें मध्यम स्तर रखा गया है। 11 से 14 वर्ष उम्र होगी और कक्षा 6 से 8 रहेगी। और अंतिम 4 है, उसके अंदर अंतिम स्तर ये रहेगा जिसमें 14 से 18 वर्ष उम्र रखी गई है और कक्षा 9 से 12 के अंदर उसका प्रवेश रहेगा। दोस्तों, ये स्कूली शिक्षा में सुधार किया गया है। 10th + 2 जो हमारा शैक्षिक मॉडल चलता था उसको बदलकर 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट है उसमें रखा गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है और इसी को आपको याद रखना है। जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे क्लास के बाद अपने नोट्स बना सकते हैं। बाकी क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों तक शेयर करते जाइए। दोस्तों, एक मित्र कम से कम 5 मित्रों को जोड़े। देखिए, प्राथमिक पूर्व शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, प्राथमिक पूर्व शिक्षा है उसका सुदृढ़ीकरण करने के लिए इस नीति में क्या उपाय किए गए। NEP यानी नई शिक्षा नीति 2020 प्राथमिक पूर्व शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के ढांचे में शामिल करती है। देखिए कैसे। नई शिक्षा नीति न्यूरोसाइंस के अनुसंधान पर आधारित वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करने के स्कूल पूर्व शिक्षा की वकालत करती है। जो स्कूल पूर्व शिक्षा है उसके अंदर जो न्यूरोसाइंस के अनुसंधान पर आधारित जो वैज्ञानिक शिक्षा है उसकी वकालत करती है ये शिक्षा, यानी कि वैज्ञानिक शिक्षा है वो दी जाए छात्रों को। न्यूरोसाइंस के अनुसार बालक के मस्तिष्क का 85% विकास 6 साल की उम्र से पहले ही विकसित हो जाता है। एक बालक है उसका जो मस्तिष्क है जितना विकसित होना है उसका 85% विकास है वो कब हो जाता है, 6 वर्ष की उम्र में हो जाता है। और उसी समय उसको वैज्ञानिक शिक्षा देनी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, पहले सरकारी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा नहीं होती थी। बच्चा 6 वर्ष की आयु से ही पढ़ना प्रारंभ करता था, लेकिन अब 3 वर्ष से ही शिक्षा ECC प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा द्वारा प्रारंभ की जाएगी आंगनबाड़ी के माध्यम से। 3 वर्ष से ही आंगनबाड़ी के माध्यम से शिक्षा है वो प्रारंभ कर दी जाएगी। समझ गए आप। क्योंकि जब बालक 6 वर्ष का होगा, जब उसका 85% तक दिमाग तैयार हो चुका है, तब हम उसको स्कूल में एडमिशन देते थे। लेकिन अब क्या किया गया कि आप 3 वर्ष से ही, जब 3 वर्ष का बालक है उसको आंगनबाड़ी में भेजिए, जिससे उसकी पूर्व जो शिक्षा है प्राथमिक पूर्व शिक्षा है वो उसकी तैयार हो। और जब वो 6 वर्ष का हो तब तक उसका जो 85% दिमाग होगा तो उसमें कुछ ना कुछ दिमाग चलने लग जाएगा। दोस्तों, आगे चलिए। नई शिक्षा नीति में वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण और विकास के लिए उपयुक्त देखरेख और शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत सरकार का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के ऐसी शिक्षण प्रणाली विकसित करना है जिसमें सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिले। ऐसी शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित करेंगे जिससे जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का क्या मिले, समान अवसर मिले, कोई भी शिक्षा में पीछे ना रहे। दोस्तों, इसके लिए देश के दूर दराज के क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्र स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, इसके अनुसार वर्ष 2030 तक प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के लिए सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास है, इस तक सभी बच्चों तक पहुंच है शिक्षा की, वो करनी है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अनुसार आगे चलिए। यह नीति वर्ष 2024 तक ऐसी शिक्षा प्रणाली के विकास पर जोर देती है जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। कैसी भी सामाजिक स्थिति हो, कैसी भी आर्थिक स्थिति हो, उन शिक्षार्थियों को नई शिक्षा नीति के तहत सर्वोच्च जो गुणवत्ता की शिक्षा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। आगे देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार
वंचित व अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्ता आधारित शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, संसाधन और सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक विशेष राष्ट्रीय कोष का गठन भी किया जाएगा। जो वंचित बालक है, जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उन विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक विशेष राष्ट्रीय कोष है, उसका भी गठन किया जाएगा, जिनको उनको छात्रवृत्ति मिल सके, उनको सुविधाएं मिल सके, उनको जो संसाधनों की कमी है वो संसाधन उनको मिल सके। दोस्तों, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह को सीखने में विशेष मदद करने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संगठन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल व मुक्त व दूरस्थ अधिगम, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। दोस्तों, आगे चलिए। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में निःशुल्क आवासीय शिक्षा की सुविधाएं विकसित की जाएगी। जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, उनके लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय, नाम सुना आपने, बहुत सारे साथी रहे भी होंगे, उनके अंदर निःशुल्क आवासीय शिक्षा है, उसकी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों, आगे देखिए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों, मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यवसायिक कौशल, आधारभूत शिक्षा और वयस्क शिक्षा का ज्ञान शामिल किया गया है। किनके लिए? प्रौढ़ों के लिए। तो नई शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांगजनों के लिए 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रम को विकसित करने का प्रावधान है। ई पाठ्यक्रम, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, जो दिव्यांगजन है उनके लिए 8 क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर यह पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा नई शिक्षा नीति के तहत। दोस्तों, बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा, इंडियन सिग्न लैंग्वेज को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। दोस्तों, यह हो गई जो शिक्षा नीति है उसके तहत पूर्व प्राथमिक पूर्व शिक्षा के बारे में। दोस्तों, अब चलिए आगे मित्रों, आगे आती है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा है, इस पर नई शिक्षा नीति में क्या जोर दिया गया? तो देखिए, नई शिक्षा नीति के प्रारूप में सबसे बड़ी प्राथमिकता वर्ष 2025 तक प्राथमिक स्कूलों और उससे आगे की कक्षाओं में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान हासिल करना है। प्राथमिक स्कूल हो या उससे आगे की कक्षा हो, उसमें जो बुनियादी साक्षरता है या जो अंक का ज्ञान है वो प्राप्त करना है। नई शिक्षा नीति 2025 तक ये उद्देश्य रखा गया है। दोस्तों, इसके अनुसार व्यावसायिक व अकादमिक और पाठ्यक्रम व पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बीच के अंतर को अब हटाया जाएगा। चाहे व्यावसायिक हो, अकादमिक हो, पाठ्यक्रम हो या पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं, इनके बीच का जो अंतर चलता है उसको क्या किया जाएगा? अब हटाया जाएगा। दोस्तों, अब विद्यालयों में भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह एवं इनसे जुड़े मेलों तथा कहानी सुनाने, रंगमंच, समूह में पठन, लेखन व बच्चों के बनाए चित्रों व लिखी हुई सामग्री का प्रदर्शन करने जैसी गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। दोस्तों, आया समझ में यहाँ पे? अब देखिए, इस नीति में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 30:1 तक रखने का सुझाव दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नई शिक्षा नीति के अंदर जो एक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात है वो कितना? 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का अनुपात फिक्स किया गया है। दोस्तों, आगे देखिए, बुनियादी शिक्षा में अब सभी बच्चों का 100% टीकाकरण के साथ नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी तथा इसकी निगरानी के लिए हेल्थ कार्ड भी जारी किए जाएंगे। एक तो 100% टीकाकरण होगा, नियमित रूप से उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी और इसके लिए एक कार्ड भी जारी, हेल्थ कार्ड है वो जारी किया जाएगा। इसके तहत मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की भी बात की गई है। नाश्ता की क्यों? क्योंकि सुबह के समय पोषक नाश्ता अधिक मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, मिड डे मील मिलता है, उसके साथ विद्यालयों में नाश्ते की व्यवस्था भी की जाएगी। दोस्तों, यह हो गई बुनियादी शिक्षा। अगला जो कदम नई शिक्षा नीति में उठाया गया वो उठाया गया बहुभाषिकता का। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दिए जाने की बात कही गई है। जो बच्चों की प्राथमिक शिक्षा वो किस में दी जाएगी? मातृभाषा में दी जाएगी। दोस्तों, अब 5वीं कक्षा तक के बच्चों को उनकी गृह भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही निर्देश
दिए जाएंगे। इस व्यवस्था को कक्षा 8 और उससे आगे की कक्षाओं के लिए भी अपनाया जा सकता है। बात यहां पर 5वीं की नहीं है, कक्षा 8 या कक्षा 8 से आगे भी जो मातृभाषा है, ये क्षेत्रीय भाषा है, वो अपनाई जा सकती है दोस्तों। आगे देखिए, बहुभाषिकता में स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव को थोपा नहीं जाएगा। कहने का मतलब, जो भी छात्र जो भाषा है वो चुन सकता है, जबकि उच्च शिक्षा जब तक प्राप्त करता है तब तक संस्कृत या अन्य जो हमारी प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं उनका विकल्प छात्र के सामने रहेगा। लेकिन यह नहीं कहा गया कि आपको संस्कृत भाषा लेनी होगी, थोपा नहीं गया। अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। समझे मित्रों? ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम रहेंगे वो किस में रहेंगे? क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे दोस्तों। नई शिक्षा नीति ने भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया है। नई शिक्षा नीति कहती है कि अगर भारतीय भाषाएं, उनका संरक्षण आपको विकास करना है, क्योंकि भारत की लगभग 150 ऐसी भाषाएं हैं जो पिछले सालों के अंदर लुप्त हो चुकी है। वर्तमान में हम बात करते हैं कि कितनी भाषाएं राजभाषाएं घोषित की गई है, तो वो 22 ही है, बाकी लुप्त होने की कगार पर है। तो इनके संरक्षण के लिए नई शिक्षा नीति ने एक संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया दोस्तों। तो इस नीति में प्राचीन भारतीय भाषाओं को समृद्ध करते हुए फारसी, पाली व प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का भी क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है दोस्तों। आ गया समझ में? आगे चलिए, यह बहुभाषिकता हो गया। अब बात करते हैं बालिका शिक्षा पर दोस्तों। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप में बालिकाओं के आवासीय विद्यालयों में नवोदय विद्यालयों जैसी व्यवस्था करने की सिफारिश के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का विस्तार 12वीं कक्षा तक करने का सुझाव दिया गया है। जिस प्रकार छात्रों के लिए नवोदय विद्यालय, उसी प्रकार बालिकाओं के लिए वही नवोदय विद्यालय जैसी जो बालिकाओं के आवासीय विद्यालय हैं उनको सुविधा दी जाए। दूसरी बात, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उनका विस्तार कक्षा 12वीं तक किया जाए। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जेंडर समावेशी कोर्स की बात तथा स्थानीय महिलाओं व स्वयं सेवकों की भागीदारी हासिल करने की भी बात कही गई है नई शिक्षा नीति के अंदर दोस्तों। समझ गए? यह है बालिका शिक्षा के लिए। आगे चलिए, अब आता है स्कूल परिसर की अवधारणा। जो स्कूल परिसर की यह अवधारणा है, यह है कोठारी आयोग के आधार पर। यह अवधारणा 1964 के कोठारी आयोग की रिपोर्ट से ली गई है। स्कूल परिसर की जो अवधारणा है वो दोस्तों, इसके अनुसार स्कूली शिक्षा में उचित प्रबंधन के लिए, जो स्कूली शिक्षा है उसके उचित प्रबंधन के लिए अपने आसपास के भौगोलिक क्षेत्र 10-15 विद्यालयों पर नियंत्रण रखने के लिए स्कूल परिसरों का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2025 तक पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8 तक के सरकारी विद्यालयों को एक उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 12 तक के अधीन किया जाएगा और इसे स्कूल परिसर का नाम दिया जाएगा। यानी कि आसपास के 10-15 जो छोटे स्कूल चलते हैं, कक्षा यानी पूर्व प्राथमिक से लेकर जो कक्षा 8 तक चलते हैं, उनको कक्षा 9 से कक्षा 12 यानी जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसके अंतर्गत सभी को किया जाएगा। यह है स्कूल परिसर की अवधारणा नई शिक्षा नीति में दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण। क्या चीज है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में सार्वजनिक शिक्षा के नियंत्रण, निगरानी एवं नीति निर्धारण की जिम्मेदारी राज्य के सर्वोच्च निकाय स्कूल शिक्षा विभाग की होगी। क्या कहा गया है, समझिए वापस। नई शिक्षा नीति है, उसमें सार्वजनिक शिक्षा के नियंत्रण की, निगरानी की, नीति निर्धारण की जिम्मेदारी किसको दी गई है? राज्य का जो सर्वोच्च निकाय है यानी स्कूल शिक्षा विभाग है उसको दोस्तों। इस दस्तावेज के अनुसार सार्वजनिक शिक्षा का विस्तार किया जाएगा और साथ ही निजी स्कूलों को भी सहायता प्रदान की जाएगी दोस्तों। निजी स्कूलों की मान्यता व आवश्यक गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय राज्य मानक प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया गया है दोस्तों, SSSA का, ताकि शिक्षा से समग्र रूप से राष्ट्र निर्माण,
पर्यावरण हितैषी व ज्ञानवान समाज बनाने के उद्देश्य को हासिल किया जा सके दोस्तों। यह है राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण। ये रहा राज्य मानक प्राधिकरण, समझ गए आप। SSSA का गठन किया जाएगा दोस्तों। आगे चलिए, पाठ्यक्रम की समग्रता, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, यहां से आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम पर व्यापक चर्चा की गई है। देखिए, यह 1993 की यशपाल समिति की सिफारिश बोझ के बगैर, लर्निंग विदाउट बर्डन को आगे ले जाते हुए छात्रों पर विषय सामग्री और पाठ्य पुस्तकों के बोझ को कम करने का जतन करती है। नई शिक्षा नीति ये कहती है कि बोझ को कम किया जाए, बस्ते का बोझ, सबसे बड़ी बात तो बस्ते का बोझ मतलब उसमें अधिक किताबें तभी बोझ, तो उन किताबों को कम किया जाए, समझ गए आप। अब देखिए, पहले जहां कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, अब छात्रों को कक्षा 9 से विषय चुनने की आजादी रहेगी। हमने अध्ययन किया था, किसी ने आर्ट्स ली, किसी ने साइंस ली, किसी ने कॉमर्स ली, तो हमने किस क्लास से ली थी? 11वीं क्लास से। 10वीं तक तो हम वही सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे थे। अब नया सिस्टम कर दिया है, अब कक्षा 9 से हम अपना विषय चूज कर सकते हैं दोस्तों। नई शिक्षा नीति में रटने की क्रिया को हतोत्साहित करने के लिए अपने हाथों से करने, अनुभव व विश्लेषण से सीखने पर अधिक बल दिया गया है। रटने की क्रिया को उठाइए, करके सीखिए, नई शिक्षा नीति की मूल अवधारणा है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, इसमें स्कूली पाठ्यक्रम में कक्षा 6 के बाद व्यवसायिक पाठ्यक्रम को भी जोड़ा गया है। व्यवसायिक पाठ्यक्रम, जिसकी ये मानकर चलिए अब तक जो हमारे यहाँ पे भारत में पाठ्यक्रम चलते हैं उनमें सबसे बड़ी कमी है, तभी तो हम व्यवसायिकता की ओर कम बढ़ते हैं। तो कक्षा 6 के बाद व्यवसायिक पाठ्यक्रम जोड़ा गया, क्योंकि कक्षा 6 में बालक पहुंचेगा तो उसका मस्तिष्क बहुत तेज काम करता है और लगभग मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है दोस्तों। नई शिक्षा नीति के मसौदे में वर्ष 2022 तक स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षण के तरीकों में बदलाव करने का भी सुझाव दिया गया है। जो स्कूली पाठ्यक्रम उसको बदला जाए, शिक्षण के जो तरीके हैं उनको बदला जाए। पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा किया जाएगा। नया पाठ्यक्रम है वो NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। यह स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार कर प्रस्तुत करेगी। इस दस्तावेज का प्रत्येक 5 से 10 वर्ष की अवधि में समीक्षा करते हुए अद्यतनीकरण किया जाएगा। जो नया पाठ्यक्रम आएगा उसका 5 से 10 वर्ष बाद में उसकी समीक्षा की जाएगी और उसमें नया आधुनिकीकरण लाया जाएगा दोस्तों। आगे चलिए, आगे हैं NCERT के मार्गदर्शन में एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र प्रस्तावित किया गया है, जो एक बहुआयामी कार्ड जारी करेगा जिसमें बालक की प्रगति का समस्त विवरण होगा। तो इस रिपोर्ट कार्ड में शिक्षकों के अलावा साथियों व अन्य छात्रों के द्वारा भी मूल्यांकन किया जाएगा दोस्तों। यह रखा गया है पाठ्यक्रम के बारे में दोस्तों। अब देखिए, जो हमने बस्ते के वजन की बात की थी वो आपके सामने आ गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षावार बस्ते का वजन, कक्षावार बस्ते का वजन दोस्तों आपके सामने स्क्रीनशॉट लेकर आप यहां से इसको याद रख सकते हो। सीधा क्वेश्चन यहां से आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है दोस्तों। कक्षा 1 के बस्ते का वजन होगा 1.6 से 2.2 किलोग्राम। कक्षा 2 के छात्र, कक्षा 2 का छात्र है उसका वजन होगा 1.6 से 2.2 किलोग्राम। कक्षा 3 का होगा उसका 1.7 से 2.5 किलोग्राम। कक्षा 4 का छात्र होगा उसको 1.7 से 2.5 किलोग्राम। कक्षा 5 का छात्र होगा 1.7 से 2.5। कहने का मतलब कक्षा 1 और 2 के समान है, कक्षा 3, 4 और 5 का वजन समान रखा गया। कक्षा 6 का होगा उसका 2 से 3 किलोग्राम वजन होगा। कक्षा 7 का भी वजन होगा बस्ते का, वो 2 से 3 किलोग्राम, यानी कक्षा 6 और कक्षा 7 का बराबर रखा गया है। कक्षा 8 के अगर वजन की बात करें तो 2.5 से 4 किलोग्राम। कक्षा 9 की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 से 4.5 किलोग्राम बस्ते का वजन। कक्षा 10 का अगर हम बात करते हैं तो 2.5 से 4.5 बस्ते का वजन होगा। 11 और कक्षा 12 है उसमें 3.5 से 5 किलोग्राम बस्ते का वजन होगा। यह रखा गया है बस्ते का वजन, इतना वजन। अब देखिए मित्रों, यह बस्ते का वजन हमने देख लिया, लेकिन
कुछ बस्ते के साथ में कुछ विद्यालयों को भी दी गई है कि आप ये चीजें अपने पास रखिए, ये बच्चों को क्यों दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हम जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। पहली बात कि प्री प्राइमरी के लिए बस्ता अनिवार्य नहीं होगा। प्री प्राइमरी है ना आंगनबाड़ी वाली, उसमें बस्ता अनिवार्य नहीं होगा। स्कूल में बस्ते का वजन जांचने के लिए डिजिटल मशीन लगाना अनिवार्य है, उसके द्वारा बस्ते का वजन है वो नापा जाएगा। पहली से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थी के बस्ते का वजन 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक जो बालक है, जो विद्यार्थी है, उसका जो वजन बताया गया है वो वजन है अगर 10% से अधिक है वजन है, उसमें आप 5% बढ़ा सकते हैं, लेकिन 10% से अधिक उसमें नहीं करना है। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को महीने में 10 दिन बस्ता स्कूल में नहीं लाना होगा। एक महीने में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के जो विद्यार्थी है उनको एक महीने में 10 दिन बस्ता स्कूल लेकर नहीं आना होगा दोस्तों। कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों को क्लास वर्क के लिए एक नोटबुक, देखिए कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों को क्लास वर्क के लिए एक नोटबुक, कक्षा 3 व 5 के विद्यार्थियों को 2 नोटबुक रखनी होगी तथा तो कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को खुली फाइल के कागज रखने होंगे। कारण अगर हम अलग अलग विषय की अलग अलग नोटबुक लेकर आएंगे तो उससे बस्ते में वजन बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि हम एक ही नोटबुक लेकर आए, उसी में नोट करें दोस्तों। समझ गए। स्कूलों में मिड डे मील, पेयजल, बुक बैंक भी रखना होगा जिससे कि बस्ते का वजन है वो कम हो सकेगा। ये हो गया हमारे बस्ते का वजन दोस्तों। अब चलिए मित्रों आगे, अब बात करते हैं परीक्षा प्रणाली में सुधार की। परीक्षा प्रणाली में सुधार, बोर्ड परीक्षा के अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए कक्षा 8 से 12 तक के छात्र वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा दे पाएंगे। कक्षा 8 से 12 तक के जो छात्र है वो वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देंगे। बोर्ड परीक्षाओं को 2 हिस्सों वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणियों में बांटा गया है। परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति क्या हो, खत्म हो। रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए जो मुख्य जोर दिया जाएगा वो किस पर दिया जाएगा, ज्ञान के परीक्षण पर दोस्तों। नई नीति में छात्रों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा गणित विषय को लेकर किया गया प्रयोग 2 स्तरों का विकल्प बेसिक व स्टैंडर्ड का सूत्र अब हर विषय में लागू किया जाएगा। जो सीबीएसई में चलता है ना बेसिक और स्टैंडर्ड, वो चीज है ना हर विषय के अंदर लागू यहां पर की जाएगी दोस्तों। आगे चलिए, छात्र अपनी इच्छा अनुसार कोई एक विकल्प चुनकर उसकी पढ़ाई कर सकेंगे। विभिन्न बोर्ड आने वाले वक्त में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे। परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए इसे सेमेस्टर में विभाजित करके कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। परीक्षा प्रणाली को सेमेस्टर में लाया जाएगा और कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं में नंबरों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर नई शिक्षा नीति के प्रारूप में स्कूली शिक्षा में नंबरों की जगह पर सीखने की प्रक्रिया पर जोर देने का सुझाव दिया गया। क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना 90.99 तक बच्चे लेकर आ रहे हैं प्रतिशत, तो इसका जो नई शिक्षा नीति जब बन रही थी तो इस पर विशेष जोर दिया गया, इससे चिंतित भी हुए दोस्तों। अब आगे चलिए और बात करते हैं शिक्षण में तकनीक का इस्तेमाल। शिक्षण प्रक्रिया है, इसमें तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाए। यह नीति शिक्षकों की सुविधा के लिए तकनीक के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की बात भी करती है। जो नई शिक्षा नीति है ये कहती है कि नई जो तकनीक है उसका इस्तेमाल शिक्षा में किया जाए। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप्स का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है दोस्तों। अध्यापक को नई तकनीक से अवगत कराने के लिए हर वर्ष 50 घंटे का शिक्षण प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। क्योंकि नई तकनीक आएगी, शिक्षक को जानकारी नहीं होगी, उसके लिए 50 घंटे शिक्षक के लिए फिक्स कर दिए गए कि आपको भी 50 घंटे प्रशिक्षण दिया जाएगा दोस्तों। नई शिक्षा नीति अपने दस्तावेज में 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों की जानकारी भी देने की वकालत करती है दोस्तों। आगे चलिए, आगे हैं
बालकों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए यह नीति अभिभावकों की भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। अगर एक बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करना है तो अभिभावकों की भी उसमें क्या रहती है, हिस्सेदारी रहती है, और इसको ये नई शिक्षा नीति मानती भी है दोस्तों। इस नीति के अनुसार सभी संस्थानों के शिक्षकों और छात्रों का रिकॉर्ड डिजिटल प्रारूप में संरक्षित किया जाएगा। क्या कह रही है नई शिक्षा नीति? कि नई शिक्षा नीति ये कह रही है कि जो संस्थाएं हैं, जो शिक्षक है, जो छात्र है, उनका रिकॉर्ड कैसे रहेगा? डिजिटल रहेगा दोस्तों। डिजिटल अधिगम शिक्षा मूल्यांकन, योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीक के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम यानी मतलब NETF नामक एक स्वायत्त निकाय बनाया जाएगा, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। और इस वर्चुअल लैब के लिए दीक्षा, स्वयंप्रभा जैसे मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। जिस प्रकार दीक्षा ऐप चलता है, स्वयं चलता है, स्वयंप्रभु चलता है, ये जो स्वयंप्रभा ऐप है ना, इन्हीं की तरह एक NETF एक लैब बनाई जाएगी, जहां से इन लैब जो ये ऐप है इसी की तरह काम में लिए जाएंगे दोस्तों। आ गया समझ में? आगे चलते हैं और देखते हैं शिक्षा को व्यवसायिक बनाना। शिक्षा को व्यवसायिक कैसे बनाया जाए? इस नीति में वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। जो विद्यार्थी है, जो शिक्षार्थी है, उनमें से 50% को व्यवसायिक शिक्षा का अनुभव इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य रखा गया दोस्तों। अब कक्षा 6 से ही छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा के व्यवहारिक प्रशिक्षण से परिचित कराया भी जाएगा दोस्तों। NEP में व्यवसायिक शिक्षा को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर नियमित पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी घोषणा की गई है या सिफारिश की गई है कि चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, उसके पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा है वो शामिल हो दोस्तों। व्यवसायिक शिक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्यों की समीक्षा करने के लिए एक अलग व्यवसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना भी की जाएगी दोस्तों। समझ गए? यह है शिक्षा का व्यवसायिक बनाना। आगे चलिए, आगे देखते हैं। इसके अलावा अब व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत देखिए, इसके अलावा म्यूजिक व आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQE तैयार किया जाएगा दोस्तों। यह है शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा का प्रभाव। आगे बढ़िए, अब देखते हैं शिक्षक शिक्षा मतलब टीचरों के लिए शिक्षा। टीचरों के लिए क्या रखा गया है? इस नीति ने शिक्षक के लिए 4 वर्ष की अनिवार्य एवं उधार एकीकृत बैचलर डिग्री का प्रावधान किया है दोस्तों। सभी प्रकार के शिक्षक बनने के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा TET सरी की भर्ती परीक्षा को पास करना अनिवार्य होगा दोस्तों। इस नीति के अनुसार शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में अब कक्षा में प्रदर्शन और साक्षात्कार भी क्या होंगे? शामिल होंगे। इसके अलावा सेवा काल के दौरान अनेक प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर कार्य का मूल्यांकन भी किया जाएगा। किनका? शिक्षकों का दोस्तों। आगे देखिए, नई शिक्षा नीति में और क्या कहा गया शिक्षकों के लिए। नई शिक्षा नीति स्वीकार करती है कि भविष्य में शिक्षक वह धुरी होंगे जिनके चारों तरफ शिक्षा की इस क्रांति को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए शिक्षक की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया गया है। भविष्य के अंदर शिक्षक ही शिक्षा की धुरी होंगे। एक राज्य, एक देश जहां पर जाएगा, जहां पर शिक्षक उसको लेकर जाएंगे। इसलिए शिक्षकों की गुणवत्ता मुख्य रहती है दोस्तों। इसमें शिक्षकों को गैर शैक्षणिक सरकारी कार्य जैसे मिड डे मील पकाने, दूसरे श्रम साध्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों से मुक्त कराने की भी बात की गई है दोस्तों। यह नीति शिक्षकों को गृह नगर में नियुक्ति देने, पदोन्नति देने, तनख्वाह में बढ़ोतरी करने की भी क्या करती है? सिफारिश करती है। केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर अब ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की सुविधाओं एवं ठहराव सुनिश्चित करने के लिए सरकारी आवास बनाए जाएंगे। समझे आप? जैसे केंद्रीय विद्यालयों में होते हैं। वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक का विकास किया जाएगा दोस्तों। समझ गए? यह है शिक्षकों के लिए शिक्षा, नई शिक्षा नीति में। बात करते हैं उच्च शिक्षा की दोस्तों।
देखिए उच्च शिक्षा में क्या कहा गया, यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आपके उच्च शिक्षा के लिए। देखिए, नई शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनेक भारी भरकम लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें वर्ष 2030 तक सकल दाखिला अनुपात को मौजूदा 26% से बढ़ाकर 50% करना, सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करना, देश के हर जिले में एक गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय खोलना आदि प्रमुख है। तो ये नीति इन संस्थानों में नालंदा व तक्षशिला विश्वविद्यालय के मॉडल के अनुसार बहुविषयक स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान आयोजित करने की भी सिफारिश करती है। ये एक लाइन है, बड़ी लाइन है, एक पैराग्राफ बन गया आपके सामने। इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो उच्च शिक्षा के लिए दाखिला है वो 26% है, इसको 50% करना, हर जिले में एक विश्वविद्यालय खोलना, विश्वविद्यालयों के अंदर जिस प्रकार नालंदा तक्षशिला के अंदर स्नातक और स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम है, सभी विषयों का उस प्रकार का आयोजित करना। दोस्तों आगे देखिए उच्च शिक्षा में और क्या है। वर्ष 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या अधिक छात्र होंगे, और इसके लिए वर्ष 2030 तक इन संस्थानों को बहुविषयक बनाने की अपनी कार्य योजना पेश करना होगा। दोस्तों नई शिक्षा नीति एमफिल डिग्री को समाप्त कर दिया गया, एमफिल बंद कर दी गई है। दोस्तों अब इस नीति ने सुझाव दिया है कि विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश के लिए अलग अलग परीक्षा की जगह एक ही साधारण प्रवेश परीक्षा सीटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन होना चाहिए। तो अलग अलग विषयों में दाखिले के लिए यह प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित होगी। दोस्तों आगे देखिए, नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया। वर्तमान में 3 या 4 वर्ष की डिग्री कोर्स में यदि कोई छात्र किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिग्री न मिलने से इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रहता। अगर आप 4 साल का कोई कोर्स कर रहे हैं, 2 साल करके आपने छोड़ दिया तो आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन नई शिक्षा नीति में अब बदलाव किया गया। देखिए, लेकिन अब इसमें परिवर्तन किया गया। नए प्रावधानों के अनुसार 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3-4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद डिग्री मिल जाएगी। दोस्तों समझ गए। अब 12वीं के बाद कॉलेज स्तर पर 4 विषय होंगे। 4 साल के बैचलर कोर्स में पहला साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर एडवांस डिप्लोमा, 3 साल पर बैचलर डिग्री और 4 साल पर रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री कोर्स पूरा कर सकते हैं। यह नहीं है कि आपने 1 साल किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। दोस्तों आगे देखिए मित्रों, आगे नए नियमों के अनुसार अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहे, 1 साल ये कोर्स किया, अगले साल वो दूसरे कोर्स में जाना चाहता है, तो वो पहले कोर्स से एक निश्चित समय तक ब्रेक लेकर दूसरे कोर्स में प्रवेश ले सकता है और इसे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को भी जारी रख सकता है। ये 2 कोर्स है। 1 साल आपने यहां पर किया, ये 4 साल का कोर्स है आपका, और ये भी 4 का है। समझे आप? यहां पे 1 साल यहां पर कोर्स किया, इसके बाद आप चले गए इसमें, आपने 4 साल यहां पर पूरा कोर्स किया, वापस आकर 3 साल के लिए ये अपना कोर्स है वो कर सकते हैं। दोस्तों ये भी प्रावधान नई शिक्षा नीति में किए गए हैं। दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में राजस्थान का क्या रहा प्रयास। राज्य शिक्षा विभाग एनईपी 2020, राज्य शिक्षा विभाग नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए मातृभाषा में शिक्षा शुरू करेगा। किसमें करेगा? मातृभाषा में। दोस्तों राजस्थान की बात है। RSCERT ने स्थानीय भाषाओं में एक पाठ्यक्रम तैयार किया है और यह अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा, जिसके संचालन के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन व समूह नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। दोस्तों इसके अलावा देखिए, राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा ECCE के लिए लगभग 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों का समन्वय विद्यालयों के साथ किया जा चुका है तथा 1033 बाल वाटिकाएं भी प्रारंभ की जा चुकी है, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक अति महत्वपूर्ण कदम होगा। दोस्तों ये राजस्थान में किया जा चुका है। दोस्तों और यह था नई शिक्षा नीति 2020 का पूरा चैप्टर आपके सामने। दोस्तों मित्रों नोट्स है ना, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसके स्टोर में है उपलब्ध।
राजस्थान जीके के हैं, वहीं पर उन्हीं के साथ ये नोट्स है, तो आप वहाँ से इनको ले सकते हैं। और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो यहाँ पर इंस्टाग्राम दी गई है, उस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।